नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाएंगे दिन भर की हर बड़ी खबर का राउंड अप और 4 बड़ी खबरों पर सबसे पहले खास नजर। आई करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज की 4 बड़ी खबर। सबसे पहले जो आपके सामने कौन सी है? पहली खबर, पहलगाम हमलों में शामिल आतंकवादियों ने कैसे दिया साजिश को अंजाम, एनडीटीवी पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दूसरी खबर, भोजशाला से संभल और मलिहाबाद जुमे के रोज कई जगह विवाद। तीसरी खबर, ट्विशा केस में शौक के फिर से पोस्टमार्टम का आदेश दिया गया, ट्विशा के ससुराल ने क्या दी दलील, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और चौथी खबर, उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के हथियार से प्यार पर हाईकोर्ट की फटकार। ये तो 4 खबर हुई। इसके अलावा जो भी बड़ी खबर है आज की आप सभी के सामने हम रखने जा रहे हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, लेकिन शुरुआत 4 तस्वीरों के जरिए करने जा रहे हैं जो कि आज सुर्खियों में है। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं कौन कौन सी वो तस्वीर। पहली जो तस्वीर है आपके सामने रख रहे हैं, सबसे मक्का में हज सुरक्षा परेड का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कई कदम, मॉक ड्रिल भी हुई। तस्वीर देखिए। ये जैसे ही क्लोज होता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान रूस ने लॉन्च की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स। 10,000 किलोमीटर है इस मिसाइल की मारक क्षमता, यानी रेंज पूरे यूरोप को निशाना बनाने में सक्षम है। ये देखिए, रूस ने लॉन्च की है यार्ड्स मिसाइल, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। अगली तस्वीर, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बारिश से बने बाढ़ के हालात, सड़कें डूबी हैं, कई जगहों पर गाड़ियां भी फंसी हैं, दुकानों में भी पानी घुस चुका है। ये तस्वीर वहीं अगली तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां बड़ा हादसा हो गया। कुदरगढ़ देवी धाम में आग लग गई भीषण और पुलिस और भक्तों की सूझबूझ से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। ये देखिए, चलिए इन तस्वीरों के बाद आज की पहली बड़ी खबर 4 के अलार्म में। देखिए, पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकवादी हमले की पूरी साजिश सामने आ गई है। एनडीटीवी इंडिया पर हम ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईए की चार्जशीट में हमला करने वाले 3 आतंकवादियों और उनके मददगार 2 लोगों की साजिश का खुलासा हुआ है। 25 सैलानियों और एक स्थानीय युवक की हत्या से पहले आतंकी कुछ किलोमीटर दूर जंगल में एक झोपड़ी में छुपे थे। उन्हें एक स्थानीय व्यक्ति ने वहां खाना मुहैया करवाया। वहीं बैठकर आतंकवादियों ने सेना के मूवमेंट और सैलानियों की जानकारी हासिल की। एनआईए ने 1113 गवाहों से हुई पूछताछ के आधार पर यह लंबी चौड़ी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, सौंपी है। ठीक 13 महीने पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 सैलानियों और एक स्थानीय युवक की मौत के मामले में एनआईए की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। ठोस सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं। हमले में शामिल लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों के जिंदा रहते और मारे जाने के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। ये हैं वो आतंकी हबीब ताहिर उर्फ छोटू उर्फ जिब्रान भाई, हमजा अफगानी और फैजल जट्ट उर्फ सुलेमान। ये तीनों आतंकी हमले के 3 महीने बाद 28 जुलाई को सेना के ऑपरेशन महादेव के तहत दाचीगांव इलाके में ढेर कर दिए गए थे। उनके पास से भारी गोला बारूद बरामद हुआ था। एनआईए की जांच में सामने आया कि पहलगाम हमले के लिए इन आतंकियों को स्थानीय मदद भी मिली थी। ये है वो 2 शख्स जिन्होंने आतंकियों की मदद की, बशीर अहमद और परवेज अहमद। एनआईए की चार्जशीट में दोनों की तस्वीरें आरोपियों के तौर पर पेश की गई हैं। इन्होंने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, बेगुनाह सैलानियों की हत्या करवाई।
और ये है वो झोपड़ी यानी ढोक जहां हमला करने वाले तीनों आतंकी रुके थे। ये ढोक पहलगाम में बैसरन घाटी से कुछ दूरी पर है। देखिए, जंगलों के बीच जिस ढोक में आतंकी छुपे हुए थे, वहां रात को खाने और सोने के बाद वो सुबह होते ही साजिश को अंजाम देने निकल गए। उन्होंने जंगलों के बीच ऐसा रास्ता लिया जहां उन्हें कोई देख ना सके। पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग के साथ। ये रिपोर्ट देखिए आप जरा। पहलगाम में सैलानियों पर हमला करने वाले आतंकी बैसरन घाटी से कुछ किलोमीटर दूर रुके थे। एनआईए की चार्जशीट में दिखाया गया है कि जिस ढोक यानी झोपड़ी में आतंकी रुके थे, वहां से बैसरन कुछ किलोमीटर दूर है। ये झोपड़ी आतंकियों की मदद करने वाले परवेज अहमद की थी। यही आतंकियों ने खाना खाया, यहीं बैठकर सेना पर्यटकों के मूवमेंट की खबरें जुटाई। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान में बैठे आतंकी साजिद जट्ट से भी बात की। हमले के दिन आतंकी इस ढोक में बैसरन तक पैदल चलते हुए आए, लेकिन इसके लिए उन्होंने आम रास्ता नहीं लिया। आतंकी जंगलों के बीच जिस रास्ते से बैसरन घाटी आए, उसे एनआईए ने अपनी चार्जशीट में सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाया है। ये रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा है। लोगों की नजर से बचने के लिए वो ऐसे रास्ते से आए। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक हमले के दिन आतंकी सुबह ढोक से निकले और सैलानियों से भरी बैसरन घाटी में पूर्वी दिशा से घुसे और हमले के बाद उत्तरी दिशा से बाहर निकल गए। चार्जशीट में एक मैप के जरिए दिखाया गया है कि बैसरन घाटी में कहां से आतंकी घुसे और निकले, कहां मृतकों के शव पड़े थे और कहां से कितनी गोलियां मिली। तो एनआईए की चार्जशीट में आतंकवादियों की साजिश का विस्तार से खुलासा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये जो चार्जशीट में खुलासा हुआ है, ये बहुत चौंकाने वाली चीजें हैं। इसमें क्या क्या वो पहलू हैं जो जनता के सामने आप रखना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल 7,500 पन्नों की चार्जशीट एनआईए ने कोर्ट में पेश की है, जिसमें जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान का रहने वाला साजिद जट्ट है। उसके अलावा 3 लोग जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं, जिनका नाम है सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी। इन तीनों की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। तस्वीरें जिंदा रहते हुए की और तस्वीरें ऑपरेशन महादेव में जब ये मारे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये फैजल जट्ट है जो कि हथियारों के साथ है। दूसरा हबीब ताहिर है, छोटू, और तीसरा जो आतंकवादी है वो है हमजा अफगानी। ये तीनों आतंकवादी जो है ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और इनको एक कैटेगरी में रखा गया था। इनको सुरक्षा एजेंसियों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद दाची गांव के जंगलों में मारा था और ऑपरेशन महादेव के तहत मारा था। जांच में ये बात भी सामने आई कि ये जो तीनों आतंकवादी हैं, ये पहलगाम हमले के पहले 3 और आतंकी हमलों में शामिल थे और ये हमले भी जम्मू कश्मीर में किए गए थे। इनके पास से जो वेपन मिले, जिसमें M4 कार्बाइन है, इसके अलावा AK-47 है, वो जो वेपन है उनका इस्तेमाल पहले भी जो दूसरे आतंकी हमले हुए थे उसमें किया गया था। और इन वेपन्स के ऊपर GoPro कैमरा लगा हुआ था, जिससे फायरिंग के वक्त इन्होंने पूरी घटना को अपने कैमरे में शूट किया था और जो उनका हैंडलर था पाकिस्तान में साजिद जट्ट, उसको भेजा था। तो ये 3 चेहरे हम पहली बार, NDTV पहली बार दिखा रहा है जिसमें आतंकवादी हथियार लेकर बैठे हैं और ये तीनों वही चेहरे हैं जो पहलगाम हमले के गुनाहगार हैं। बिल्कुल मुकेश, ये जो झोपड़ी की चर्चा उसमें हो रही है, इसमें इसकी क्या भूमिका है, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, बशीर अहमद और परवेज, ये 2 लोग हैं। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों के साथ साथ। देखिए, बिल्कुल ये झोपड़ी है, इसको ढोक कहते हैं कश्मीर में। ये वही ढोक है जहां पर 21 अप्रैल को शाम के करीब 5 बजे तीनों आतंकवादी पहुंचे थे। बशीर अहमद और उसके भाई परवेज ने ये झोपड़ी उनको रुकने के लिए दी थी। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर उनको रुकने दें और अगर वो रुकने देंगे तो उनको शबाब मिलेगा। इसके बाद जो परवेज और बशीर है वो करीब 5 घंटे तक यहाँ पर रहे और रात 10 बजे यहाँ से निकल गए। जाते वक्त उन्होंने जो परवेज और बशीर हैं उनको 3,000 रुपये भी दिए और 10 बजे से निकलने के बाद रात भर वो ट्रैकिंग करते हुए बैसरन घाटी पहुंचे। तो ठीक है, आप बैसरन की बात कर रहे हैं तो चलिए, इन्होंने खुदा के नाम पर आसरा मांगा, उन्होंने खुदा के नाम पर दे दिया, लेकिन ये सब कुछ अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और अब वो जो ट्रैकिंग कर रहे थे वो भी मैप में देख पा रहा हूं आपके पास, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे दर्शकों के लिए। देखिए, बिल्कुल ये जो मैप है आप देख सकते हैं कि जो तीनों आतंकवादी हैं उन्होंने कोई आम रास्ता नहीं लिया जहां से टूरिस्ट जाते हैं, वो रास्ता नहीं लिया, बल्कि वो रास्ता लिया जो जंगलों के बीच में था।
तो यहाँ से ये जो ढोक है बशीर और परवेज की, इस ढोक से पैदल चलते हुए ट्रैकिंग करते हुए ये रात के वक्त वैसरन घाटी पहुंचे और सुबह तड़के ये पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद सही समय चुना जब टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, उसी वक्त इन लोगों ने हमला किया। तो ये सैटेलाइट की तस्वीर है जो कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लगाई हुई है। जी बिल्कुल। और ये वैसन के बाद अब थोड़ा अंदर की हम तस्वीरें दिखा देंगे जहां गोलियां वगैरह बरामद हुई थी, खोखे कारतूस वो सब बरामद हुए थे। एनआईए ने वहां का भी एक मैप तैयार किया है, वो भी हम देख पा रहे हैं। मुकेश आपके बगल में स्क्रीन पर दिख रहा है, दर्शकों को बताते हैं। देखिए बिल्कुल ये मैप है, ये दिखाता है कि आतंकवादी कहां से घुसे। ये पूर्वी दिशा है, वैसरन घाटी में पूर्वी दिशा है जहां से आतंकवादी अंदर दाखिल हुए और ये जिपलाइन एरिया है। एक आतंकवादी यहां से आया और उसके बाद उन्होंने इस पूरा एरिया था उसको कवर कर लिया और एक तरह से पूरा जो एरिया है उसको किल जोन में बदल दिया। यहां से आतंकवादी ताबड़तोड़ जो टूरिस्ट थे उन पर हमला करते रहे। तो 23 लोगों के शव वैसरन घाटी के अंदर मिले। आप देख सकते हैं ये जो निशान है ये शवों के निशान है और जो 3 लोग हैं उनके शव वैसरन घाटी के बाहर मिले और 47 कारतूस, ये कारतूस के मार्क है, 47 कारतूस जो है वो वहां पर मिले। मुकेश बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार भरी इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। और जैसे कोई और इससे जुड़ी जानकारी मिलेगी हम सभी तक, हम फिर से एक बार न्यूज रूम का मुकेश का रुख करेंगे और फिलहाल उनका हम धन्यवाद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त आपको दिखा देते हैं शाम 4 बजे की इस वक्त की 4 बिग न्यूज, यानी 4 बड़ी खबर। देखिए पहली खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में गो तस्करी पर सख्त हुई फडणवीस सरकार। संगठित तरीके से गो तस्करी पर अब लगेगा मकोका। सरकार ने जारी किया आदेश, पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर जारी रहेगी रोक। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलंकरण समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे वापस भेजेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना पर काम जारी है। यूपी के देवरिया में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई बेटियों को छेड़ने का दुस्साहस करता है तो अगले ही चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने को तैयार है। जबकि ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम उसे हर हाल में हासिल करेंगे और फिर उस यूरेनियम को तबाह कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त देखिए, देश भर में 28 मई को बकरीद से पहले आज जुमे की नमाज को लेकर सख्त सुरक्षा रही है। धार एमपी धार की भोजशाला, संभल समेत यूपी के दूसरे शहरों में पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। भोजशाला में 721 साल के बाद, जी गौर से सुनिए, भोजशाला में 721 साल के बाद जुमे की नमाज नहीं अदा की गई। और वहीं आज यहां हिंदू समाज ने महाआरती का आयोजन किया क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया, तो कानून के तहत ये सब कुछ हुआ। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर चल रहे घमासान के मद्देनजर आज राजधानी लखनऊ, संभल, बरेली, सहारनपुर समेत कई संवेदनशील जिलों में पुलिस अलर्ट पर रही है। फ्लैग मार्च बीच बीच में हो रहा है, तो ये आपको जानकारी दे दे देश भर से। धार की भोजशाला में आज महाआरती हुई और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से पेट्रोलिंग करते पुलिस फ्लैग मार्च निकालते हुए ये तस्वीरें। रिपोर्ट देखिए। 23 साल का इतिहास और आज का ये शुक्रवार। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में आज एक नई इबारत लिखी गई। एक तरफ भोजशाला में गूंजती महाआरती तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का शांतिपूर्ण विरोध। इंदौर हाई कोर्ट के बड़े फैसले के बाद आज पहली बार शुक्रवार को भोजशाला में हिंदू समाज की ओर से भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। गर्भगृह को रंगोली और फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। 721 साल बाद ये पहला मौका था जब यहाँ जुमे की नमाज नहीं पढ़ी गई। मुस्लिम समुदाय ने आज ऐतिहासिक परिसर में नमाज न पढ़कर शांतिपूर्ण विरोध के तौर पर अपने घरों के आंगन में नमाज अदा की। हालांकि मुस्लिम समाज ने प्रशासन के कदमों का स्वागत करते हुए सभी से शांति की अपील की है। इतिहास के इस संवेदनशील मोड़ पर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। धार में चप्पे चप्पे पर 2000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। कल रात निकाले गए फ्लैग मार्च के बाद आज सोशल मीडिया की हर भ्रामक पोस्ट पर पुलिस की पैनी नजर है। तो एमपी धार की भोजशाला में बड़ी तादाद में आज हिंदू श्रद्धालु महाआरती में शामिल हुए। यहां पहुंचे लोगों में खासा जोश देखने को मिल रहा था। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक समेत याचिकाकर्ता सभी खुश हैं, सभी के जो चेहरे हैं खिले हुए हैं। अब सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर, सुनवाइए सर। 720 वर्षों बाद पहला कोर्ट के आदेश पहला शुक्रवार आया तो प्रत्येक हिंदू अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आया कि ये हमारा मंदिर है
और हम आज माँ की पूजा पहली बार करेंगे शुक्रवार के दिन, तो ये पूजा के लिए आए हैं सब। धार के हिंदू समाज ने बड़ा संघर्ष किया है इस दिन को प्राप्त करने के लिए। अभी हमें 365 दिन पूजा का अधिकार मिला है। जो यहाँ की मूर्ति है वो लंदन में है। माननीय हाईकोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा है कि याचिकाकर्ता लोग पहले से ही कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं। हमने जो है वो मंत्रालय में भी बात की है, ASI में भी बात की है कि माँ की मूर्ति को लाकर यहाँ स्थापित किया जाए। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है हमारे भारत के नौजवानों के लिए कि हमारी माँ सरस्वती की पूजन अर्चना यहाँ की जाने के लिए हाई कोर्ट से जो फैसला आया उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एवं सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश धार भोजशाला की। अब उत्तर प्रदेश, क्योंकि उधर जुमे के ही दिन राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल को लेकर पारसी समाज और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया है। देखिए, आज पारसी समाज ने किला परिसर में जुमे की नमाज पढ़ने का विरोध किया है और वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने यहां नमाज अदा की है। रिपोर्ट। लखनऊ के पास मलिहाबाद, आम के बागों के बीच अब इतिहास और पहचान की एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। एक ऐसा स्थल जिसे आज मस्जिद और कब्रिस्तान कहा जाता है, अब उस पर दावा है कि दरअसल वो 11वीं सदी के नागवंशी शासक राजा कंस का किला था, जहां कभी भगवान महादेव की पूजा होती थी। और ये दावा किया है पारसी समाज ने। इस दावे के पीछे इतिहास और लखनऊ के पुराने गजेटियर का हवाला दिया जा रहा है। पारसी समाज के मुताबिक जब सालार मसूद गाजी इस इलाके में आया तो वीर योद्धा राजा कंस ने उसका डटकर मुकाबला किया था और उसके 2 सेनापतियों को ढेर कर दिया था। अब इसी विरासत को वापस पाने के लिए पारसी समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दखल की मांग की है। विवाद के बाद इलाके में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। संवेदनशीलता को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है और पूरे मामले की ऐतिहासिक और कानूनी जांच की मांग उठ रही है। इतिहास, आस्था और पहचान का ये विवाद अब तूल पकड़ता दिख रहा है। फिलहाल मलिहाबाद में माहौल संवेदनशील है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क। तो अब ये किला या कब्रिस्तान, इसको लेकर पारसी समाज और मुस्लिम पक्ष की क्या है अपनी अपनी दलील, जरा समझ लेते हैं। देखिए, महाराजा कंस का ऐतिहासिक किला है। किला नहीं बल्कि जगह ये कब्रिस्तान और मजार है। मतलब आप समझ गए होंगे मुस्लिम पक्ष की ये दलील है। प्राचीन काल से आस्था जुड़ी हुई है। रिकॉर्ड में मकबरा और मस्जिद दर्ज है। किले में शिव मंदिर होने का दावा किया गया, ये पारसी समाज की तरफ से। और कई साल से अंदर हो रही है नमाज। किले पर अवैध कब्जा किया गया। अवैध कब्जा नहीं, सदियों से मस्जिद है, ये मुस्लिम समाज दलील दे रहा है। प्रशासन मामले में कार्रवाई करे, किसी तरह की जांच के लिए तैयार है। तो ये पारसी समाज वर्सेस मुस्लिम पक्ष, ये दोनों को आप देख रहे हैं, उनकी क्या अपनी अपनी स्टैंड है, क्या पोजीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश की एक और खबर संभल से जुड़ी है, क्योंकि शुक्रवार है, जुमे की नमाज और भारी सुरक्षा का साया। उत्तर प्रदेश में आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। राजधानी लखनऊ, संभल से लेकर कई जिलों में नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही है चाक चौबंद। मस्जिदों के बाहर पुलिस की चौकसी और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। संभल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जगह जगह बैरिकेडिंग और चेकिंग अभियान भी चलाया गया। सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान से भी हर गतिविधि पर नजर रखी गई। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी तेज रही। कंट्रोल रूम से लगातार हालात पर नजर बनाए रखी गई। नमाज से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर सख्ती का संदेश दिया था। अधिकारियों ने साफ कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। प्रशासन लगातार लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी करता रहा। सख्ती और सतर्कता के बीच उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज शांति से पूरी हुई, लेकिन ये साफ है कि प्रशासन अब किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। चलिए ब्रेक के बाद 4 के अलावा में बढ़ते हैं आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल से। देखिए, बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर बंगाल के बाद कई राज्यों ने दिशा निर्देश सख्त कर दिए हैं, गाइडलाइंस जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि गोवंश की कुर्बानी की इजाजत किसी हाल में नहीं होगी। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की इजाजत किसी सूरत में नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी के लिए पशुओं की खरीद बिक्री की भी इजाजत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई करेंगे। 28 मई को मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर कई राज्यों में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है।
बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ने भी गोवंश की कुर्बानी पर चेतावनी दी है। कहा है कि कानून तोड़ा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकरीद पर जिन जानवरों की कुर्बानी की इजाजत होगी उस पर भी कई नियम लागू होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बकरीद से ऐन पहले दिल्ली सरकार ने इन नियमों को लेकर जो सख्त रुख दिखाया है उस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज होनी तय हैं। देखिए, बकरीद पर कुर्बानी को लेकर ताजा मुद्दा तब शुरू हुआ जब बंगाल की शुभेंदु सरकार ने सत्ता में आते ही अपने शुरुआती फैसलों में बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इन दिशा निर्देशों में दखल देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। बकरीद के मौके पर बंगाल में भी कुर्बानी के लिए मवेशियों के वध का मामला गरमाया हुआ है। पशुवध अधिनियम के तहत 13 मई को जारी सरकार के नोटिफिकेशन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नोटिफिकेशन में सरकार ने पशुवध के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए थे। 14 साल से कम उम्र के गाय, भैंस, बैल और बछड़ों की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी थी। कुर्बानी के लिए साझा फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया था। ये साझा सर्टिफिकेट सरकारी पशु सर्जन और म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन या पंचायत समिति अध्यक्ष से लेना होगा। इसके अलावा सड़क किनारे, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक लगा दी थी। नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की चेतावनी भी दी गई है। इनमें से सर्टिफिकेट के नियम को लेकर कई सवाल हैं। लिहाजा कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जिम्मेदार अफसर पहले से तैनात है और क्या कुर्बानी के लिए जरूरी जगह पहले से तय है। देखिए, शुभेंदु सरकार के निर्देशों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल नहीं दिया, लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि वो 13 मई के नोटिस में यह स्पष्ट तौर पर कहे कि सार्वजनिक जगहों पर गाय और भैंस की कुर्बानी पर सख्त पाबंदी है। गाय की कुर्बानी ईद उल अजहा के त्योहार का हिस्सा नहीं है। इस्लाम के तहत ये कोई धार्मिक जरूरत नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हनीफ कुरैशी बनाम बिहार सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये निर्देश दिया है। और इस बीच गोवंश की कुर्बानी को लेकर सियासी जो विवाद है वो काफी तेज है। बंगाल में आम जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर ने कहा है कि गाय की कुर्बानी होगी, तो वहीं अन्य मुस्लिम नेताओं का कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो कुर्बानी खुद ही बंद हो जाएगी। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। वो तो उनका एजेंट है, उनका टट्टू है, उनका बिका हुआ पिल्ला है, पैसे लेकर के बोल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय है। 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी। गाय को नेशनल एनिमल करार दिया जाए और बैन कर देना चाहिए। गाय की क्या कर रही है इस चीज़ पर? और पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल से पहले सरकार असम में, गोवा के अंदर के किसकी सरकार है? बीजेपी जब वहाँ नहीं रोक पा रही तो मुझे तो यहाँ भी उम्मीद नहीं लगती कि बीजेपी यहाँ रोक पाए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? मैं मुतालबा करता हूँ, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। मैं समझता हूँ कि अगर हिंदू जागरूक हो जाए, हिंदू खड़ा हो जाए, तो गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर दंगा करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं। चलिए अब जरा जान लेते हैं, देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में कुर्बानी पर क्या सख्त नियम जारी किए गए हैं। देखिए, अब मकोका के तहत कार्रवाई के निर्देश हैं ये महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ये अमल किया है, इसको दिशा निर्देश, इसको लेकर गाइडेंस जारी किए गए। वहां ये कहना है कि गैर कानूनी बूचड़खानों पर मकोका लगेगा। साफ तौर पर गो तस्करी करने वालों पर मकोका लगेगा। गृह विभाग की ओर से आदेश में ये कुछ कहा गया है। नियम तोड़ने पर मकोका के तहत ही एक्शन होगा, यानी सख्त कार्रवाई होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी बंद, प्रतिबंध है। सड़कों, फुटपाथों और मैदानों में कुर्बानी बैन। कुर्बानी सिर्फ प्रशासन की तय जगह पर ही होगी। सड़कों या फिर रास्तों पर नमाज की इजाजत नहीं। ये महाराष्ट्र ने कहा है, महाराष्ट्र की सरकार ने। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है, यहां पर क्या नियम है, ये भी जान लीजिए। देखिए, यूपी में गाय, बछड़ा, बैल की कुर्बानी गैर कानूनी यानी गोवंश प्रतिबंध, उस पर खुले में कुर्बानी पूरी तरह से बैन है। कुर्बानी केवल चिन्हित स्थानों पर ही, मस्जिदों या फिर निजी परिसरों के अंदर कुर्बानी। चौराहों पर कुर्बानी देना सख्त मना है क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है। 10 साल तक की जेल या फिर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोका जाएगा और कड़ा एक्शन हो सकता है। यह है महाराष्ट्र और यूपी के नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं अपराध की दुनिया से 4 बड़ी खबर कौन से हैं और कहां से हैं। आपके सामने ये रहे। देखिए, उल्लासनगर में हुई गोलीबारी में 2 भाइयों की मौत। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने फायरिंग की, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। यूपी के बुलंदशहर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू। जबकि राजस्थान के अलवर में पुरानी रंजिश के चलते सड़क पर संग्राम, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं राजस्थान से खबर है, कोटा में नशे में धुत कांस्टेबल का उत्पात देखने को मिला। पिज्जा देर से लाने पर दुकानदार से मारपीट की, तोड़फोड़, बदसलूकी। शिकायत के बाद कांस्टेबल सस्पेंड। और एक और बड़ी खबर जो पूरे देश में चर्चा का विषय है क्योंकि ट्विशा शर्मा का नया वीडियो सामने आया और मौत से कुछ घंटे पहले ब्यूटी पार्लर गई थी। मौत से कुछ घंटे पहले का यह वीडियो, करीब 3 घंटे तक ब्यूटी पार्लर में ट्विशा मौजूद थी, उसका वीडियो सामने आया। ट्विशा शर्मा मौत के मामले में पूरे देश को झकझोर कर रखा हुआ है और इस पर सोशल मीडिया पर भी या हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया है और इनके परिजनों का जो दावा था और आरोप कि सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया गया है और हत्या की गई है। वहीं पोस्टमार्टम दोबारा करने की अर्जी लगाई गई और अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा, उसके लिए दिल्ली एम्स से टीम वहां पर जाएगी। लेकिन मौत से कुछ घंटे पहले का ये वीडियो ट्विशा शर्मा का ब्यूटी पार्लर का। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, कई अपडेट आज इस मामले में सामने आ रहे हैं। सबसे खास बात ये कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के वकील ने आज ये केस छोड़ दिया है। देखिए, बड़ी खबर, वकील इनोश जॉर्ज कॉर्लो ने बीच में ही इस केस को छोड़ दिया। उधर ट्विशा के परिवार की तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हुए हाजिर। और इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज है, ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जिसकी मांग लगातार परिजन कर रहे थे। शुरू में तो ऐसा हुआ कि नहीं होगा, लेकिन फिर हाईकोर्ट का रुख किया गया और वहां से परमिशन मिली और अब दिल्ली एम्स की टीम, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो जाएगी। हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम के आदेश दे दिए हैं और इससे परिजन खुश हैं कि उनको न्याय मिलने की जो उनकी उम्मीदें हैं वो और मजबूत होगी। दूसरे पक्ष ने आपत्ति नहीं जताई है। भोपाल में ही पोस्टमार्टम भी होगा और दिल्ली एम्स की टीम, जैसा कि आपको बताया, पोस्टमार्टम करेगी। ट्विशा के ससुराल वालों की मांग है, ट्विशा का शव सौंपने की मांग हो रही है। पहले पोस्टमार्टम पर शक नहीं था, हाईकोर्ट ने ये कहा, और दूसरे पोस्टमार्टम से भरोसा बढ़ेगा, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और कल ही समर्थ सरेंडर भी कर सकता है। समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका वापस, समर्थ के वकील ने वापस ली है याचिका। तो समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका वापस, ये आपको हमने बताया, ये ब्रेकिंग न्यूज। समर्थ के वकील ने वापस ली है याचिका और ट्विशा के जो ससुराल वालों की ये जो मांग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि ट्विशा की जो सास हैं, उनके वकील ने उनका केस छोड़ दिया है। ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे परिवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम भोपाल जाएगी। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष ने ट्विशा की डेड बॉडी पर दावा किया है। साथ ही समर्थ सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है और ऐसा माना जा रहा है कि वो कल सरेंडर कर सकता है। सुनवाई के दौरान इस फैसले पर किसी भी पक्ष ने आपत्ति नहीं जताई। दरअसल ट्विशा के परिजन लगातार दूसरे पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि पहले पोस्टमार्टम पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन दूसरे पोस्टमार्टम से पूरे मामले में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा।
देखिए, ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने कहा कि पोस्टमार्टम में बहुत सारी कमियां रही हैं, इसलिए कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति प्रदान की है। ट्विशा शर्मा केस में आज बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने री पोस्टमार्टम की जो याचिका थी उस पर फैसला देते हुए इसकी अनुमति दे दी है। इसके साथ ही और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मेरे साथ ट्विशा के परिवार के वकील अंकुर पांडे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ, किन मसलों पर चर्चा हुई? आज उच्च न्यायालय में मुख्य रूप से 4 पिटीशन फाइल थी जो लिस्टेड थी आज सुनवाई पर। उसमें एक रिट पिटीशन थी जिसमें मांग करी गई थी कि सेकेंड पोस्टमार्टम ट्विशा शर्मा का कराया जाए। सारी कमियां, बहुत सारे लैप्सेस रह गए, फाउल प्ले हुआ है नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देखेगी। लेकिन ये देखते हुए कि 12 तारीख से संदिग्ध हालत में ट्विशा शर्मा की मौत हुई है, उनकी बॉडी 12 तारीख से एम्स भोपाल में रखी हुई है, सारी बातें आज उठाई गई शासन के कंसेंट से। दोनों शासन ने भी आज हमारी जिसे कहते हैं सपोर्ट करा है इस मांग को, और इसके बाद उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करे हैं कि जल्द से जल्द सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाए, और दिल्ली एम्स को डायरेक्ट करा है कि वो एट अर्लीस्ट एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करे जो भोपाल एम्स आकर सेकंड पोस्टमार्टम ट्विशा शर्मा का करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर देखिए, पठानकोट सीसीटीवी जासूसी मामले में पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जासूसी के आरोप में पठानकोट में बलजीत सिंह नाम का शख्स गिरफ्त में लिया गया है, जहां पाकिस्तान के लिए यह जासूसी का काम करता था। सीसीटीवी लगाकर सेना की मूवमेंट इसने रिकॉर्ड की और वो सीसीटीवी फुटेज पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर को यानी आका को भेजा है। पंजाब का पठानकोट एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर है। पंजाब पुलिस की CIA विंग ने एक ऐसे संदिग्ध जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जिसने सुरक्षा महकमे में हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने धारीवाल गांव के रहने वाले बलजीत सिंह उर्फ बिट्टू को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि सुजानपुर के पास नेशनल हाईवे 44 पर CCTV कैमरे लगाए। पुल नंबर 4 और 5 के बीच की दुकान पर लगे थे CCTV के जरिए सेना और अर्धसैनिक बलों के काफिले की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई और CCTV का फुटेज पाकिस्तान में बैठे एजेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज रहा था। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਲੋਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। पठानकोट पहले भी आतंकी हमले का दंश झेल चुका है। ऐसे में सेना के मूवमेंट को रिकॉर्ड करने की इस साजिश को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। देखिए, पठानकोट में पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में अब दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। कैसे, देखिए जरा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि जनवरी में CCTV कैमरा लगाए गए थे। उसे दुबई के किसी अज्ञात व्यक्ति से भी दिशा निर्देश मिल रहे थे और उसे इस काम के लिए 40,000 रुपए दिए गए थे। एक CCTV कैमरा और वाईफाई राउटर बरामद किया गया। मुख्य आरोपी के साथ 3 और लोग जुड़े हुए थे। एक ने लॉजिस्टिक्स मुहैया करवाया और बाकी 2 विदेश में खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे। विक्रमजीत सिंह, बलविंदर सिंह और तरनप्रीत सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। ये पूरा अपडेट आपके सामने। इस बीच पठानकोट में पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले ने सबको हैरान भी कर दिया है। घरों दुकानों के बाद सुरक्षा के लिए लगने वाला CCTV अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता हुआ दिख रहा है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी सुजानपुर मार्केट पहुंचे, जहां से पूरी साजिश रची गई। आपको दिखाते हैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। फिर से आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो दीवार है जहां पे CCTV कैमरा लगा हुआ था। हार्मलेस सा CCTV कैमरा, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो CCTV कैमरा बेसिकली एक स्पाइंग टूल है जिसे वहां पे लगाया गया है विद ए पर्पस ये था कि पाकिस्तान को पल पल की खबर पता लगती रहे, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करती थी, लाइव फुटेज आया करती थी कि कौन सी गाड़ी है यहां से मूव करती है। क्योंकि अगर हम जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें तो ये वो हाईवे है जहां से गाड़ियां या तो आर्मी की व्हीकल जो है या तो जम्मू की तरफ जाती है या जम्मू से वो पंजाब की तरफ जाती है। और पठानकोट का इलाका वैसे भी खबरों में रहा है कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले यहाँ पे पठानकोट एयरबेस में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी अंदर घुस गए थे और कई दिनों तक वो एनकाउंटर चलता रहा था। लगातार कोशिश रहती है पाकिस्तान की कि जो हालात हैं, जो सरहदी इलाका है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या चाहे पंजाब का हो, यहाँ पे हालात खराब करने, क्योंकि पाकिस्तान एक प्लान के तहत काम कर रहा है। उसे कहते हैं K2 प्लान। K2 प्लान का मतलब है कि यहाँ पे एक तो खालिस्तानी टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए और दूसरा कश्मीर जैसे जगह पे हालात खराब किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी यहाँ पे जो है लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकता। उसकी पूरी कोशिश रहती है यहाँ पे सिचुएशन को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। धीरज कुमार के साथ प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया के।
देखिए, उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गन कल्चर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 बाहुबलियों को मिले हथियार लाइसेंसों का ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है, ब्रजभूषण शरण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह को हथियार लाइसेंस कैसे मिले? आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को जारी शस्त्र लाइसेंस पर बड़ा सवाल उठाया गया है और इस मामले में ढिलाई करने पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो ये बड़ी खबर यूपी से बाहुबलियों से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के हथियार लाइसेंसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह समेत 19 चर्चित नामों का पूरा ब्यौरा तलब किया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इन लोगों को किस परिस्थिति में लाइसेंस जारी किए गए, उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें किस तरह की सरकारी सुरक्षा मिली है। इससे पहले कोर्ट के सामने पेश हलफनामे में बताया गया था कि अब तक 10,08,953 हथियार लाइसेंस जारी हुए हैं, 23,407 आवेदन लंबित हैं, 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक लाइसेंस हैं, 6,062 ऐसे लोगों को भी लाइसेंस मिले जिनके खिलाफ 2 या उससे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के हथियार लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ बाहुबलियों के हथियारों और सरकारी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सख्त टिप्पणियां भी की हैं। जैसे बंदूकों और धमकाने की संस्कृति सामाजिक शांति के लिए घातक है। एक ऐसी संस्कृति जो बंदूकों का महिमा मंडन करती है, ये हाईकोर्ट ने कहा है, वो नियमबद्ध समाज के लिए अच्छा नहीं है। हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन दबदबा, ताकत और सुरक्षा का भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन इससे अक्सर सामाजिक मेलजोल बिगड़ता है, आम लोगों में डर और असुरक्षा पैदा होती है। असली आत्मरक्षा का मकसद जीवन को बचाना और व्यवस्था बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर, ना कि सार्वजनिक जगहों को दबदबे और डर के माहौल में बदलना है, ये अदालत ने कहा है।